भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पर एक गांव था, धर्मपुरा। यह गांव पंजाब में था और वहां के लोग बेहद देशभक्त और बहादुर माने जाते थे। गांव में एक पूर्व सैनिक सूबेदार बलदेव सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका बेटा हरपाल भी सेना में था और उनकी बहू कुछ साल पहले एक एसडीडी डिहक हादसे में गुजर चुकी थी। अब घर में बस सूबेदार, उनका पोता और एक बूढ़ी दाई थी जो देखभाल करती थी। इसी गांव में एक दिन अचानक एक नई महिला आई। उसने गांव में आकर बताया कि उसका नाम सिमरन है और वह अपने परिवार से बिछड़ गई है। वह बेहद खूबसूरत और सलीकेदार थी। गांव की औरतें उससे ईर्ष्या करने लगीं, लेकिन पुरुष उसकी तरफ आकर्षित हो गए। कुछ ही दिनों में उसने सूबेदार के घर पर एक नौकरानी की तरह काम शुरू कर दिया, लेकिन सूबेदार बलदेव सिंह को वह कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगी। धीरे धीरे सिमरन ने सूबेदार का दिल जीत लिया। वह हर काम को इतनी ईमानदारी से करती कि सब उसे भरोसेमंद समझने लगे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि सिमरन असल में कौन थी। असल में वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट थी और उसका असली नाम राबिया था। वह भारत में एक बड़े मिशन पर आई थी जिसका नाम था ऑपरेशन कराची साया। उसका काम था कि वह भारतीय रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों की गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाए और एक खुफिया हमला करवा सके। सिमरन उर्फ राबिया को खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई थी। उसने भारतीय संस्कृति, बोलचाल, शौचाल, रीति रिवाज तक सीखे थे ताकि वह किसी भी भारतीय की तरह बर्ताव कर सके। उसने अपने साथ एक छोटा सा चिप और ट्रांसमीटर लाया था जो एक पुरानी रोटी बेलन में छिपा था। वह रात के समय उसी बेलन को मोडेम की तरह इस्तेमाल करके सीमा पार अपने अफसरों को डेटा भेजा करती थी। उधर भारत में एक और शख्स था, बहादुर सिंह। वह यानी भारत की खुफिया एजेंसी का सीनियर अधिकारी था। बहादुर सिंह देश के लिए कई खतरनाक मिशनों में हिस्सा ले चुका था और वह अब रिटायर होने के बाद भी गुप्त रूप से देश की सेवा कर रहा था। एक दिन उसे अपने एक इन्फॉर्मर से खबर मिली कि पाकिस्तान ने कराची साया नाम का मिशन शुरू किया है और उसके लिए एक महिला एजेंट भारत में दाखिल हो चुकी है। एजेंसी के पास सिर्फ इतना था कि वह महिला पंजाबी बोलती है और शायद किसी गांव में छुपी है। बहादुर सिंह ने यह जिम्मेदारी खुद ली कि वह इस महिला एजेंट को खोजकर बेनकाब करेगा। वह गांव-गांव जाकर अपने जासूसी तरीकों से पता लगाने लगा। इसी कड़ी में वह धर्मपुरा भी पहुंचा। वहां उसकी नजर सिमरन पर गई। एक पल को उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सिमरन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे वह सब कुछ देख रही हो लेकिन कुछ नहीं कह रही। बहादुर ने गांव में रहकर छानबीन शुरू की। वह सूबेदार बलदेव सिंह से मिला और जानबूझकर कहा कि उसे कुछ दिन ठहरने की जगह चाहिए। सूबेदार ने अपनी देशभक्ति दिखाते हुए उसे घर पर ही ठहरा लिया। अब बहादुर और सिमरन एक ही छत के नीचे थे। एक देश के लिए जी रहा था और एक देश को धोखा देने आई थी। रात के समय बहादुर को कुछ हलचल महसूस होती। कभी छत से कदमों की आवाज आती, कभी रसोई से कुछ सरसराहट। वह जानता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन बिना सबूत कुछ नहीं कर सकता था। एक रात वह छुपकर सिमरन के पीछे गया। उसने देखा कि सिमरन रसोई में बेलन खोल रही थी और उसके भीतर से एक छोटा सा चिप निकालकर मोबाइल से जोड़ रही थी। वह कुछ डेटा भेज रही थी। बहादुर ने उसी वक्त उसका वीडियो बना लिया, लेकिन वह चाहता था कि उसे रंगे हाथ पकड़े। अगले दिन उसने दिल्ली में आईबी हेडक्वार्टर को सूचना दी कि वह मिशन के अंतिम पड़ाव पर है। वहीं दूसरी तरफ सिमरन भी चौकन्नी थी। उसे शक हो गया था कि बहादुर कोई आम आदमी नहीं है। उसने बहादुर की चीजों की तलाशी ली और एक नकली पहचान पत्र, एक गुप्त वॉकी टॉकी और RNW के चिन्ह वाला पिन मिल गया। अब दोनों एक दूसरे की असलियत जान चुके थे, लेकिन किसी ने भी इसे उजागर नहीं किया। अब शुरू हुई एक अनकही जंग, न नजरों की, न शब्दों की, बल्कि मन की। सिमरन ने बहादुर को फंसाने की एक योजना बनाई। उसने एक रात बहादुर के कमरे में जाकर कहा कि वह सब कुछ छोड़कर उसके साथ भागना चाहती है। बहादुर जानता था कि यह एक चाल है, लेकिन उसने खेल में फंसा रहना ही बेहतर समझा। वह बोला, अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो मेरे साथ रॉ हेडक्वार्टर चलो और सारी सच्चाई बता दो। सिमरन हंस पड़ी और बोली, तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी मूर्ख हूं? अब कहानी और पेचीदा हो चुकी थी। बहादुर ने गांव की पुलिस को सूचना दी, लेकिन वहां भी एक एजेंट मौजूद था जो आईएसआई के लिए काम करता था।
उसने खबर पाकिस्तान पहुंचा दी कि राबिया का भांडाफोड़ हो चुका है। आईएसआई ने तुरंत एक बैकअप प्लान एक्टिव किया। 4 प्रशिक्षित आतंकियों को सीमा पार भेजा गया। उनका लक्ष्य था सूबेदार बलदेव सिंह का अपहरण करके भारत को एक बड़ा संदेश देना। अगली सुबह जब गांव सो रहा था, 4 नकाबपोश आतंकवादी गांव में दाखिल हुए। उन्होंने सूबेदार को बंदूक की नोक पर उठा लिया और एक जीप में भरकर सीमा की तरफ निकल गए। बहादुर को खबर मिलते ही वह अपनी टीम के साथ पीछा करने लगा। एक तीव्र मुठभेड़ हुई जिसमें 3 आतंकी मारे गए और एक भाग निकला। सूबेदार सुरक्षित वापस लाए गए, लेकिन अब बहादुर के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने सिमरन को गिरफ्तार कर लिया और उसे दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली पहुंचते ही सिमरन को रॉ हेडक्वार्टर के एक विशेष गुप्त सेल में रखा गया। वहां उससे लगातार पूछताछ की जाने लगी, लेकिन सिमरन एक प्रशिक्षित एजेंट थी। उसने शुरुआत में कुछ भी स्वीकार नहीं किया। वह बार बार यही कहती कि वह एक बेगुनाह पंजाबी महिला है जिसे सिर्फ शक के आधार पर फंसाया गया है। लेकिन रॉ के पास उसके खिलाफ सबूत पक्के थे। डाटा ट्रांसमिशन रिकॉर्ड, जासूसी उपकरण और बेलन में छिपे ट्रांसमीटर की जानकारी। धीरे धीरे उसकी परतें खुलने लगीं। इसी बीच RNW प्रमुख अरविंद शंकर ने फैसला लिया कि सिमरन को एक डील ऑफर की जाए। अगर वह पाकिस्तान के कराची साया मिशन की पूरी जानकारी देती है तो उसकी सजा कम की जा सकती है। सिमरन ने पहले इनकार किया, लेकिन जब उसे बताया गया कि उसका मिशन पहले ही विफल हो चुका है और पाकिस्तान ने उन्हें अब उसे डिस्पोजेबल एसेट घोषित कर दिया है, यानी अगर वह भारत से लौटती भी है तो उसे मार दिया जाएगा, तब उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इस धमाके के बाद सिमरन ने रॉ के साथ सहयोग करना शुरू किया। उसने खुलासा किया कि कराची साया सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि भारत में गहरी जड़ें जमा चुकी ISI की नेटवर्क का हिस्सा था। उसने दिल्ली, पंजाब, कश्मीर और मुंबई में मौजूद ISI नेटवर्क के नाम, ठिकाने और संपर्कों की पूरी लिस्ट दी। RIB ने इस सूचना पर तेजी से काम शुरू किया और पूरे देश में छापेमारी का बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ। कोड नाम ऑपरेशन तांडव। देश भर में 37 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापे मारे गए। दर्जनों एजेंट पकड़े गए। कुछ फरार हो गए, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों की यह सबसे बड़ी जीत थी। अब कहानी वहां नहीं रुकी। बहादुर सिंह को इस कामयाबी के लिए राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार देने की घोषणा हुई, लेकिन वह इस बात से खुश नहीं था गिसा मछली का, क्योंकि उसे अभी भी यकीन था कि ISI का असली मास्टरमाइंड अभी भी भारत में ही कहीं छुपा हुआ है। उधर सिमरन अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे लगा था कि वह भारत में आकर सिर्फ एक मिशन पूरा करेगी और लौट जाएगी, लेकिन अब वह खुद को भारत का हिस्सा समझने लगी थी। उसका अतीत उसे काट रहा था और उसका दिल अब सच के साथ था। एक दिन रॉ हेडक्वार्टर में एक फोन कॉल आया। कॉलर ने कहा, अगर तुम सिमरन को नहीं छोड़ते तो दिल्ली में खून बहेगा। कॉल करने वाला कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि ISI का सबसे खतरनाक और रहस्यमय अधिकारी जियाउल रहमान था, जिसे दुनिया जेड फैंटम के नाम से जानती थी। जेड फैंटम एक ऐसा जासूस था जिसकी कोई तस्वीर नहीं थी, कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन उसकी क्रूरता और चतुराई की दास्तानें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खुफिया हलकों में गूंजती थीं। अब यह साफ हो गया कि मामला सिर्फ एक महिला एजेंट का नहीं था, बल्कि एक वैश्विक साजिश का था, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और शायद चीन तक शामिल थे। रॉ ने एक विशेष टीम गठित की जिसका नाम रखा गया शैडो यूनिट। इसमें बहादुर सिंह के साथ 5 और एक्सपर्ट्स शामिल थे। मेजर आर्या साइबर स्पेशलिस्ट, कैप्टन तानिया शर्मा, इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी एक्सपर्ट, 3 डॉस मोहित नागर, फोरेंसिक और जासूसी गैजेट विशेषज्ञ, 4 कमांडर इरफान मलिक, पाकिस्तान ऑपरेशन स्पेशलिस्ट, 5 बाइकिशफा पश्पशीनीन और खुद बहादुर सिंह टीम लीड। इस टीम का उद्देश्य था जी फैंटम को खोजकर उसका नेटवर्क तोड़ना। उधर जी फैंटम ने भी अपना काम शुरू कर दिया था। उसने भारत में एक के बाद एक 2 धमाके करवा दिए। पहला पंजाब के पठानकोट में और दूसरा गुजरात के कांडला पोर्ट पर। दोनों हमले छोटे थे, लेकिन एक संदेश दे गए, हम तुम्हारे बीच में हैं। सरकार ने शैडो यूनिट को फ्री हैंड दिया। देश की सुरक्षा अब उनके हाथों में थी। एक दिन शैडो यूनिट को नेपाल से सूचना मिली कि जी फैंटम वहां एक अंडरग्राउंड नेटवर्क चला रहा है। बहादुर और टीम तुरंत नेपाल रवाना हुई।
नेपाल की राजधानी काठमांडू में उन्होंने एक पुरानी मस्जिद के नीचे स्थित तहखाने में उस ठिकाने को ढूंढ निकाला। वहां से उन्हें एक लैपटॉप, कुछ नक्शे और एक वीडियो मिला जिसमें जेड फैंटम ने सिमरन को संबोधित किया था। राबिया, तुमने गद्दारी की है, अब तुम्हारी मौत ही तुम्हारा इनाम है। इस वीडियो से साफ हो गया कि जेड फैंटम अब सिमरन को खत्म करना चाहता है। रॉ ने सिमरन को दिल्ली से शिफ्ट कर एक अज्ञात लोकेशन में रखा, लेकिन जी फैंटम के पास भारतीय नेटवर्क अभी भी मौजूद था। कहानी अब निर्णायक मोड़ पर थी। शैडो यूनिट और जी फैंटम के बीच एक बड़ा टकराव तय था। बहादुर जानता था कि अगला हमला दिल्ली में होगा, लेकिन कब, कहां, कैसे, यह किसी को नहीं पता था। और तभी हुआ वो जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 15 अगस्त की सुबह थी। दिल्ली पूरी तरह से हाई अलर्ट पर थी। लाल किले पर प्रधानमंत्री को झंडा फहराना था और हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, लेकिन शैडो यूनिट को अब भी लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। बहादुर सिंह, कैप्टन तानिया और मेजर आर्या तीनों लाल किले के आसपास मौजूद थे, सादे कपड़ों में, हर एक संदिग्ध पर नजर गड़ाए। तभी मेजर आर्या को एक संदिग्ध सिग्नल मिला, एक अनजान मोबाइल डिवाइस जो सिर्फ 2 सेकंड के लिए एक्टिव हुआ और तुरंत बंद हो गया। लेकिन उस 2 सेकंड में ही वह डिवाइस एक स्लीपर सेल को एक्टिव कर चुका था। बिना देरी किए शैडो यूनिट हरकत में आ गई। उस डिवाइस के लोकेशन को ट्रैक किया गया। वह लाल किले से महज 500 मीटर दूर एक पुरानी इमारत में था। बहादुर और उसकी टीम वहां पहुंचे। वहां अंदर एक टेरर यूनिट पहले से मौजूद थी। 4 लोग, पूरी तरह हथियारों से लैस, और उनके पास एक बड़ी बैग थी, थी जिसमें टाइम बम फिट था। मुठभेड़ शुरू हो गई। बहादुर ने 2 आतंकियों को मौके पर ही ढेर कर दिया, लेकिन उनमें से एक ने बम एक्टिवेट कर दिया और कहा, जी फैंटम तुम्हारे प्रधानमंत्री को सलाम भेजता है। बम के एक्टिवेट होते ही शैडो यूनिट के पास सिर्फ 6 मिनट थे। डॉ मोहित और मेजर आर्या ने बम को डीएक्टिवेट करने की जिम्मेदारी ली। बम एक खास क्वांटम ट्रिगर से जुड़ा था। अगर गलत वायर कटा, बुआरी क्या कटा, तो विस्फोट तुरंत हो जाता। मोहित के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। सेकंड दर सेकंड टिक कर रहा था और आखिरी 20 सेकंड पर जाकर उसने नीले रंग की वायर को काटा और बम डीएक्टिवेट हो गया। पूरे देश ने चैन की सांस ली। प्रधानमंत्री का भाषण बिना किसी बाधा के हुआ, लेकिन रॉ जानता था कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। जी फैंटम अब खुद मैदान में उतर चुका था। उधर पाकिस्तान में आईएसआई के हेडक्वार्टर में जी फैंटम ने एक मीटिंग बुलाई। उसने कहा, भारत ने हमारी बहन राबिया को तोड़ दिया। अब बदला वक्त का तकाजा है। हम दिल्ली को झुका कर रहेंगे। जी फैंटम का अगला टारगेट था दृष्टि। यह भारत का एक गुप्त अंतरिक्ष निगरानी मिशन था जो 2026 में लॉन्च होना था। इस सैटेलाइट से भारत को दुश्मनों की गतिविधियों पर तुरंत निगरानी रखने की क्षमता मिलने वाली थी, लेकिन आईएसआई ने इसे सैबोटेज करने की योजना बना ली थी। आरएवी को इस मिशन के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी, लेकिन एक दिन डॉरिन नागर को पता चला कि इस मिशन से जुड़ा एक वैज्ञानिक, डॉक्टर हेमंत सेन, अचानक गायब हो गया है। शैडो यूनिट को पता चला कि डॉ सेन को नेपाल बॉर्डर के पास एक गांव में देखा गया था। टीम फिर एक बार मैदान में उतरी। गांव पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी हवेली में डॉ सेन मिले, बेहोश हालत में। पास ही एक लैपटॉप पड़ा था जिसमें एक लाइव फीड चल रही थी। जी फैंटम फिर सिमरन से बात कर रहा था। तुम्हें लगता है तुम अपने नए देश के वफादार हो गए हो? याद रखो, राबिया वफादार रहे। खून कभी नहीं बदलता। सिमरन उस वीडियो को देखकर सन्न रह गई। वो अब भारत के साथ थी, लेकिन उसकी पुरानी पहचान हर बार उसे वापस खींचने लगती थी। उसे यकीन हो गया था कि जे फैंटम सिर्फ मिशन के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि वह मानसिक युद्ध भी छेड़े हुए है। रॉ ने तय किया, अब बचाव नहीं, हमला होगा। शैडो यूनिट को मंजूरी मिल गई जी फैंटम को खत्म करने के लिए पाकिस्तान में घुसकर एक गुप्त ऑपरेशन चलाने की। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन चक्रव्यूह। इस ऑपरेशन में शैडो यूनिट पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में एक गुप्त अड्डे को निशाना बनाने वाली थी, जहां जेड फैंटम छिपा हुआ था। इस मिशन में सिमरन की भी भूमिका थी, क्योंकि वही इकलौती थी जो उस बेस के रास्ते जानती थी। ऑपरेशन चक्रव्यूह की योजना बेहद गोपनीय थी। भारत सरकार ने इसकी जानकारी सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आरएवी प्रमुख और 3 मंत्रियों को दी थी।
शेडो यूनिट को पाकिस्तान में घुसपैठ के लिए पूरी तरह असैनिक वेश में भेजा गया। आज सुई सोम पाया ताकि कोई शक न हो, सिमरन अब मिशन की महत्वपूर्ण कड़ी बन चुकी थी। एक समय जो महिला भारत को खत्म करने के मिशन पर आई थी, आज वही देश की रक्षा की सबसे मजबूत दीवार बन गई थी। टीम ने अफगानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान में प्रवेश किया। वहां की भौगोलिक परिस्थितियां कठिन थीं। रेगिस्तान, सूखित आम, दुर्भिक्षता, सूखा और आईएसआई के मुखबिरों से भरा माहौल। बलूचिस्तान के एक छोटे से गांव दसक के पास एक पहाड़ी सुरंग के भीतर जी फैंटम का गुप्त अड्डा था। शैडो यूनिट ने योजना के अनुसार रात के 2 बजे हमला करने का फैसला किया। रात गहराते ही टीम ने इंफ्रारेड ड्रोन से अड्डे की स्कैनिंग की। अंदर लगभग 14 भारी हथियार आईएसआई एजेंट्स थे और एक विशेष केबिन में खुद जेड फैंटम मौजूद था। बहादुर, इरफान और तानिया 3 तरफ से छिपकर घुसे। मोहित और आर्या बाहर निगरानी पर रहे। जैसे ही अंदर घुसपैठ शुरू हुई, गोलियों की बौछार होने लगी। अंधेरे में सिर्फ नाइट विजन गॉगल्स और साइलेंसर ही उनके साथ थे। तानिया ने 2 गार्ड्स को चुपचाप निपटा दिया। बहादुर ने आगे बढ़कर जेड फैंटम के केबिन की ओर दस्तक दी। अंदर जेड फैंटम पहले से तैयार था। जैसे ही बहादुर ने दरवाजा खोला, जेड फैंटम ने कहा, बहुत देर कर दी तुमने बहादुर। भारत को बचाने चले हो, लेकिन क्या तुम खुद को बचा पाओगे? एक पल में गोलियों की आवाज गूंज उठी। दोनों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। जी फैंटम की चालाकी और बहादुर की बहादुरी आमने सामने थी। इस लड़ाई में बहादुर को एक गोली कंधे पर लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जी फैंटम को घायल कर दिया। जी फैंटम ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी बाहर से सिमरन ने अंदर प्रवेश किया। दोनों आमने सामने खड़े थे, जी फैंटम और राबिया। जी फैंटम ने कहा, मैंने तुम्हें बेटी माना था और तुमने मेरे ही खिलाफ तलवार उठाई। सिमरन की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अडिगता। आपने मुझे एक एजेंट बनाया था, लेकिन भारत ने मुझे इंसान बनाया है। मैं अब सिर्फ राबिया नहीं, सिमरन कौर हूं, एक भारतीय। और उसने ट्रिगर दबा दिया। जी फैंटम वहीं ढेर हो गया। ऑपरेशन पूरा हुआ। शैडो यूनिट ने अड्डा नष्ट कर दिया और सुरक्षित रास्ते से भारत लौट आए। दिल्ली पहुंचते ही सिमरन को पूरे देश ने सम्मानित किया। अब वह एक राष्ट्रीय हीरो थी। बहादुर सिंह ने प्रेस से कहा, देशभक्ति जन्म से नहीं, कर्म से तय होती है। सिमरन इसका जीता जागता उदाहरण है। रॉ ने इस ऑपरेशन को शताब्दी की सबसे सफल गुप्त कार्रवाई घोषित किया। जेड फैंटम की मौत के बाद आईएसआई नेटवर्क हिल गया। भारत में शांति का एक नया दौर शुरू हुआ। सिमरन ने खुफिया सेवाओं को अलविदा कहा और पंजाब के एक गांव में शिक्षिका बन गई, जहां वह अब बच्चों को यह सिखाती थी कि देश की रक्षा सिर्फ बंदूक से नहीं, दिल से भी होती है। और इस तरह एक दुश्मन की एजेंट देश की सबसे बड़ी रक्षक बन गई।